छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है बीजांड की संरचना। ये है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, ये प्रश्न 2 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है और साथ ही साथ ये जो है वो 5 नंबर का प्रश्न भी इसमें पूछा जाता है। 5 नंबर के प्रश्न में पूरा वर्णन करना रहता है, जबकि 3 नंबर के प्रश्न में केवल चित्र बनाने के लिए आता है। तो बीजांड जो है ये अंडाशय के भीतर में पाए जाने वाली एक विशेष संरचना होती है और यहीं पर ही मादा युग्मक पाया जाता है। इसीलिए बीजांड एक महत्वपूर्ण संरचना है। बीजांड में एक डंठल-नुमा संरचना होती है, जिसको कि हम फ्यूनिकल कहते हैं या इसी को हम कहते हैं बीजांड वृंत। ये जो बीजांड वृंत है, जिस जगह पर अंडाशय से जुड़ा होता है, उस जगह को हम कहते हैं हाइलम या इसी जगह को हिंदी में हम कहेंगे नाभिका। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो भ्रूणपोष है, बीजांड में जो भ्रूणपोष होता है, ये भ्रूणपोष 2 आवरण से ढका हुआ है, एक बाहरी आवरण और एक भीतरी आवरण। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है वो है बाहरी आवरण और दूसरा जो है वो भीतरी आवरण है। ये बाहरी आवरण है और ये जो है वो भीतरी आवरण है। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये भीतरी आवरण है। बाहरी आवरण और भीतरी आवरण दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं या इसी को ही कहते हैं बीजांड द्वार। और जहां पर बीजांड द्वार माइक्रोपाइल दिख रहा है, इसके बिल्कुल विपरीत भाग जो होता है, इस विपरीत जगह को ही हम कहते हैं चैलेजा कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, भ्रूणपोष दिख रहा है और इस भ्रूणपोष में ये जो भ्रूणपोष यहाँ पर दिख रहा है, ये भ्रूणपोष, इस भ्रूणपोष में क्या चीज है? महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमको इस भ्रूणपोष का भी कई बार चित्र बनाने के लिए आता है, तो हमको इस भ्रूणपोष का भी चित्र बनाना है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा बाहर बना के दिखा देती हूँ। इस भ्रूणपोष की संरचना में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जहां पर माइक्रोपाइल दिख रहा है, माइक्रोपाइल से जब आप अंदर जाएंगे तो भ्रूणपोष में यहाँ पर आपको ये 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है। ये दिख रही है 1, 2, 3। तो ये जो बीच की कोशिका है, ये कोशिका है अंड कोशिका। ये बीच की जो कोशिका है वो अंड कोशिका है। ये देखिए यहाँ पर ये बीच की कोशिका अंड कोशिका है और इसके बाजू बाजू में 2 कोशिकाएं और होती हैं। ये जो 2 बाजू बाजू की कोशिकाएं होती हैं, इन बाजू की कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिका। ये दिख रहा है आपको, ये हो गई अंड कोशिका और ये बाजू बाजू में जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। फिर यहाँ पर मध्य में आ जाइए, तो यहाँ पर मध्य में क्या होगा कि कोशिका तो एक है, लेकिन इस एक कोशिका में 2 न्यूक्लियस हैं, इसीलिए 2 केंद्रक होने के कारण से इसको हम कहते हैं द्वितीयक कोशिका। द्वितीयक कोशिका कहते हैं इसको। ये द्वितीयक कोशिका है, द्वितीयक कोशिका। अब यहाँ पर 3 कोशिकाएं और पाई जाती हैं, 1, 2 और 3 कोशिकाएं और पाई जाती हैं। इनको हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर 3 कोशिकाएं और हैं, 1, 2, 3। ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। ये पूरी तरह से बीजांड की संरचना है और इसी बीजांड के भीतर में निषेचन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया इस बीजांड में कैसे होती है, मैं इसके साथ ही साथ इसमें जो मुख्य प्रश्न आता है, शॉर्ट प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं, वो ये आते हैं कि भ्रूणपोष में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं होती हैं। लेकिन इसमें केंद्रक कितने हैं? तो कई बार बच्चे केंद्रक भी साथ लिख देते हैं। नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 केंद्रक।
तो भ्रूणपोष में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए बार बार पूछते हैं 7 कोशिका 7 केंद्रक, 8 कोशिका 8 केंद्रक, लेकिन आपको याद रखना है कि भ्रूणपोष में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब देखिए कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया में भी यहीं पर मैं आपको कुछ प्रश्न और भी बता देती हूँ कि निषेचन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर वर्तिकाग्र में जब परागकण आते हैं तो परागकण से नलिका निकलती है और वो नलिका निकल करके ये माइक्रोपाइल से होते हुए अंदर जाती है। उसमें परागकण में जो पराग नलिका निकलती है, इस पराग नलिका में 2 केंद्रक होते हैं, साथ साथ जाते हैं, 2 केंद्रक साथ साथ जाते हैं और ये दोनों केंद्रक साथ साथ जाकर के माइक्रोपाइल से या बीजांड द्वार से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पहली कोश ये जो सहायक कोशिकाएं दिख रही हैं, ये दोनों सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को अंदर प्रवेश करने के लिए सहायता करती हैं और यहाँ पर अंड कोशिका में जाकर के एक केंद्रक जो है वो फ्यूज हो जाता है। यहाँ पर जाकर के फ्यूज हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, मतलब यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा केंद्रक है इसका क्या काम है, तो दूसरा केंद्रक जो है वो फिर अंदर जाते ही रहता है और यहाँ पर जो द्वितीय कोशिका दिख रही है, द्वितीय कोशिका में कितनी केंद्रक है, 2 केंद्रक है, तो उसमें जाकर के ये एक और केंद्रक जाकर के जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये इसमें द्विगुणित ना होकर के त्रिगुणित केंद्रक की संख्या हो जाती है और इस द्वितीय कोशिका से निर्माण होता है, वो निर्माण होता है भ्रूणपोष का। इसीलिए जो पादप में निषेचन की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है। 2 नर गैमेट बीजांड द्वार से भ्रूणपोष के अंदर प्रवेश करते हैं। एक नर गैमेट है, एक नर युग्मक है, मादा युग्मक के साथ यहाँ पर आकर के जुड़ता है और दूसरा नर युग्मक है वो जाकर के यहाँ पर अंड कोशिका से जुड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरा केंद्रक जो है, जो जो दूसरा केंद्रक जाता है, ये दूसरा केंद्रक यहाँ पर 2 कोशिकाएं हैं, द्वितीय कोशिका में 2 केंद्रक हैं और 2 केंद्रक से जाकर के जुड़ता है एक नर केंद्रक, इसीलिए इसको कहते हैं त्रिसंलयन, क्योंकि 3 केंद्रकों का यहाँ पर संविलियन होता है। ये पूर्णतः बीजांड की संरचना है और ये बीजांड की संरचना छत्तीसगढ़ बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिंगर टिप रिवीजन क्लास आपको बार बार छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों का रिवीजन करवाता रहेगा।